आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं, आप स्लिम हो गई हैं, क्या आप डाइट कर रही हैं, क्या आपने वेट लॉस किया है? मुझसे पिछली मेरी वीडियो में बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी और आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत इंफॉर्मेटिव बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरी तमाम लेडीज़ जो मुझे देखती हैं उनके लिए, जो कि थका थका फील करती हैं और जिनके पाँव में सूजन है या पाँव पे थोड़ी टिकलिंग फील होती है या सुन रहते हैं या बॉडी में बहुत ज़्यादा आप बॉडी को लो फील करते हैं, अपने आप को लो फील करते हैं। कुछ ना कुछ बीमारियां आपके साथ चल रही हैं और आपको रीजंस नहीं पता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आज की वीडियो उन तमाम लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसका क्योर क्या है, आपने क्या स्टेप लेना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल से बयान करूंगी। और अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो प्लीज़ पेशेंटली उसको देखिएगा, क्योंकि बातें बहुत ज़रूरी हैं जो मैंने आपके साथ आपको कन्वे करनी है। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आपके साथ, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले मैंने अपनी कोई रिपोर्ट्स करवाई थी, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले मैंने अपनी कुछ रिपोर्ट्स करवाई थी और मैंने कहा था मेरी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं आई, तो मैं 1 महीने के बाद आपके साथ शेयर करूंगी। तो हुआ क्या था मेरे साथ, मुझे तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया था मेरे पाँव में टिकलिंग फील होती थी। टिकलिंग कहते हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है पाँव पे या चूंटियाँ काट रही हैं और हर वक्त पाँव सुन रहना शुरू हो गए थे। अच्छा, ये ऑन एंड ऑफ होता था मेरे साथ। ज़्यादातर ऐसा होता था कि यहाँ तो मॉर्निंग में या इवनिंग या नाइट में मेरे साथ ऐसा होता था, तो कभी बीच में मुझे थोड़ा रिलीफ भी मिल जाता था। लेकिन एक हफ्ता मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुसलसल किसी भी टाइम ऐसा नहीं हो रहा था कि मेरे पाँव में वो जो टिकलिंग थी वो दूर हो जाए और मुझे रिलीफ मिल जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे इन हूँ, लाइक मैं सारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देखती रहती हूँ। और ओवर द टाइम मुझे ये लगता है कि मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत डायग्नोस हो रही हैं, हम उनके बारे में सुन रहे हैं। तो एज अ ह्यूमन मुझे खुद भी डर लगता है, एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ मैं खुद भी डर जाती हूँ इन चीज़ों से। और जैसे ही मुझे कुछ थोड़ा सा भी होता है ना, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मैं किसी डॉक्टर को विजिट करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बीमारी का देर से पता चले और हम उसको क्योर करना शुरू करें जब मामला जो है वो हाथ से निकल जाए। सो मेरी ये कोशिश थी कि मैं टाइमली अपने आप को चेक करवा लूँ। मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे, आपको पता है कि आजकल डॉक्टर खुद से कुछ नहीं बताते, वो ये कहते हैं कि भाई आप जो है वो ये टेस्ट करवाएं, फिर हमारे पास आएँ, फिर पता चलेगा। तो खैर, मुझे डॉक्टर से मैंने उनको अपनी सारी रूटीन बताई और मैंने उनके साथ अपना सारा जो भी मुझे मेरी फीलिंग थी मैंने वो डॉक्टर के साथ शेयर की। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिख दिए जिसमें विटामिन डी के टेस्ट थे, तमाम जो ब्लड टेस्ट होते हैं सारे वो थे, इसके अलावा यूरिन टेस्ट था, इसके अलावा ब्लड शुगर भी थी मुझे, और यूरिक एसिड भी था। मुझे ऐसा लगता था कि पाँव में जब जलन फील होती है ना, तो वो यूरिक एसिड की वजह से होती है। शायद जलन और या सूजन हो सकता है कि यूरिक एसिड की वजह से हो। तो मुझे ये लग रहा था कि हम या तो दालें खाते हैं ज़्यादातर या सब्जियां खाते हैं। गोश्त खाते हैं। सब्जियां मैं तब खा रही थी जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, और रेड मीट भी हम लोग तब ज़्यादा कंज्यूम करते थे। जब से वो गए हैं मैं ज़्यादातर चिकन बनाती हूँ और या फिर मैं दालें बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं सब्जियां थोड़ी अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से मैं फिर सोचती हूँ अपने लिए क्या मैंने सब्जी बनानी, तो मैं फिर बच्चों की वजह से या तो दालें खा रही हूँ या फिर चिकन खा रही हूँ। ये मेरी ईटिंग हैबिट थी। उसके बाद ये कि मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है, लेकिन मैंने सोचा कि डॉक्टर को कहूँ कि या तो मुझे लग रहा है कि यूरिक एसिड का कोई इशू है, या मुझे थोड़ा सा डाउट था कि जैसे मुझे कोई शुगर लाइक डायबिटीज़ मेरी हो रही है, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि मेरी मदर जो है वो डायबिटिक है और मेरी जो नानी अम्मा थी उनको भी डायबिटीज़ थी। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि ये फैमिली में है, तो मैं भी इस बीमारी में मुब्तला हो जाऊँ। खैर,
तो मुझे डाउट था लेकिन मैं कंफर्म नहीं थी, मुझे ज़्यादा लग रहा था कि मुझे यूरिक एसिड का इशू है। खैर मैंने अपने टेस्ट करवाए और टेस्ट जो है मैंने एक आम लोकल लैब से करवाए। अच्छा, जब टेस्ट आए ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद टेस्ट आने होते हैं। नेक्स्ट डे जब मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें क्लियर लिखा हुआ था सॉरी, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि आई एम डायबिटिक। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर 1 से समझ लें पॉइंट्स में, मैं आपको थोड़ा आम जुबान में समझाती हूँ। 1 से 4 तक अगर आप इतने लेवल पे हैं या इतने नंबर के अंदर अंदर है तो आप डायबिटिक नहीं हैं। ठीक है, अगर 4.1 से लेकर आप 6 पॉइंट तक हैं तो इसका मतलब है आप प्री डायबिटिक हैं, आपको हो सकता है कि डायबिटीज़ फ्यूचर में हो जाए। ठीक है, और अगर आप 6.5 या 6 पॉइंट से ऊपर हैं तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। तो उस टेस्ट में लिखा हुआ था कि मुझे 6.1 लाइक 6 से 1 पॉइंट ज़्यादा है तो मैं डायबिटीज़ वाले सेक्शन में एंटर हो चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और अच्छा, ये 3 महीने की टेस्ट होता है, ये जो ब्लड से शुगर का टेस्ट लेते हैं। एक होता है आप जैसे फास्टिंग में हम करवाते हैं, सुबह सुबह आप गए, उन्होंने पिन लगा कर चेक किया, तो वो होता है आपकी इस वक्त आज के दिन की आपकी क्या शुगर है। ठीक है, शुगर का लेवल है। तो ये जो मैंने टेस्ट करवाया था वो ब्लड से लिया था उन्होंने, और वो उन्होंने 3 महीने का काउंट जो है वो चेक किया था। खैर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होगी, 2 दिन मेरे बड़े डिप्रेस गुजरे और मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया। और मेरे हस्बैंड हमेशा से मुझे ये कहते थे कि जैसे आंटी को भी शुगर है तो हो सकता है कि आप भी ये डेवलप कर लें, आपकी ईटिंग जो हैबिट है वो तो चले ठीक है, लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बहुत कम करती हैं। घर के काम काज कर लेना इज़ नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी। आपको अपने आप को थकाना होता है, अपनी हार्ट बीट बढ़ानी होती है और अपने आप को थोड़ा पसीना आपको आना चाहिए, तो वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी। एनीवेज मैं कभी करती थी कभी नहीं करती थी, और मैं सोचती थी कि अच्छा चलें ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि 30 जब आपकी एज 30 हो जाए तो उसके बाद आपको एक एक निवाला गिन गिन के खाना चाहिए, सोच सोच के खाना चाहिए, और आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। सो हुआ ये कि मैं बहुत परेशान हो गई अपनी रिपोर्ट से, और मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मैंने इसको रिवर्स करना है। अच्छा, आपको अगर डायबिटीज़ अभी स्टार्ट हुई है और आपका जो है लाइक आपका शुगर लेवल तकरीबन 150 से थोड़ा ऊपर 200 की रेंज में रहता है, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से। अगर मेरी वो बहनें जो मुझे सुन रही हैं वो या ये वीडियो देख रही हैं, तो आप ये सोच लें कि अगर आपकी डायबिटीज़ अभी स्टार्ट हुई है ना, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो उसको अपना लाइफस्टाइल से, अपनी डाइट से थोड़ा सा चेंज कर सकती हैं। सो मैंने सोचा कि मैंने तो ये अब जो इम्तिहान है ना इसको मैंने पास करना है और मैंने रिवर्स करनी है अपनी डायबिटीज़। सो मैंने 4-5 दिन लगातार डाइटिंग की, क्रैश डाइटिंग, जिसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर दिए और मैंने शुगर तो बिल्कुल ख़त्म कर दी। और चौथे दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि, और मैंने साथ में ट्रेडमिल भी 2 टाइम करना शुरू कर दी। मैंने अपना पूरा डाइट प्लान बनाया, उसके बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया कि मुझे कब कब एक्सरसाइज करनी चाहिए या मुझे ट्रेडमिल करनी चाहिए। तो वहाँ पर लिखा आया कि आपको खाने के फ़ौरन बाद, क्योंकि शुगर लेवल जो है ना, शुगर आपकी स्पाइक कर जाती है जब आप खाना खाते हैं ना, तो फ़ौरन उसके कुछ ही टाइम पे, तो आप अगर तब अपनी ट्रेडमिल करें, वॉक करें या फिर कोई एक्सरसाइज करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी। आपकी जो शुगर है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एनीवेज मैंने जो है वो ये सब कुछ करना शुरू कर दिया प्रॉपरली, कि मैंने तो अब ये इसको वापस लेके आना है। मैंने 1 महीने बाद रिपोर्ट्स करवानी है और इंशाल्लाह ताला मेरी 1 महीने बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी या 2-3 महीने बाद मैं दोबारा इसको करवाऊंगी, तो फिर मैं इसको वापस लेके आऊँगी। एनीवेज जब चौथे 5वें दिन मुझे ना ऐसे ही मैं घर के काम रूटीन के कर रही थी, तो मुझे ऐसे लगे कि मैं गिर रही हूँ। मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि मुझ में एनर्जी नहीं है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर तो मुझे अक्सर आ जाते हैं, जब मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं, क्योंकि मुझे वर्टिगो का भी इशू है। सो मुझे ऐसा लगा कि मैं डाउन हो रही हूँ। अच्छा, मैं बैठी और खाना मैंने खाया हुआ था, और मैंने फिर हुसैन भाई से कहा कि मुझे आप ना मशीन ला के दें जो शुगर जिससे हम चेक करते हैं घर में। सबसे मेन बात, ये 2 मशीनें आपके पास घर में होनी चाहिए, जिसमें आपकी शुगर चेक करने वाली मशीन है और जिसमें आपकी ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कभी ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो अगर आपके घर में ये चीज़ें मौजूद हैं, ये मशीन्स मौजूद हैं, तो आप अपनी फ़ौरन से चेक कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, हमारी हेल्थ क्या है,
क्या रीडिंग आ रही है, तो हमने 1-2 दिन में कितना परहेज़ करना है, नमक ज़्यादा खाना है या कम खाना है, शुगर कंट्रोल करनी है या नहीं करनी, तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करूँगी। ये है हमारी जो बीपी ऑपरेटर होता है वो है। अच्छा, मैनुअल ना लें, क्योंकि मैनुअल के लिए आपको कोई ना कोई पर्सन चाहिए और जो खामोशी से जो अच्छे से देख सके। और उसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई इतना प्रोफेशनल ना हो, किसी को ना पता चले। तो ये डिजिटल वाला ले लें, ये बहुत अच्छा है और इसकी रीडिंग भी अच्छी रहती है, बस किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा। ये बिलीविया करके कोई कंपनी है, ये बहुत अच्छी है। इसी का बीपी ऑपरेटर भी आता है और इसी का जो शुगर ऑपरेटर है वो भी आता है। मेरे पास शुगर ऑपरेटर किसी और कंपनी का है, लेकिन ये कंपनी अच्छी है और इसकी रीडिंग अच्छी है। आप तकरीबन ये सोच सकते हैं कि इसकी थोड़ी कम आती है, लाइक 5 पॉइंट शायद कम आती है। मैंने सुना है 4 से 5 पॉइंट इसकी थोड़ी कम आती है। लेकिन ओवरऑल अच्छा है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपका बीपी कितना कम है या कितना ज़्यादा है। ये घर में होनी चाहिए। इसकी प्राइस तकरीबन ये 5,000 के करीब आई थी और इतनी की आ जाती हैं, और कोशिश करें किसी अच्छी कंपनी की लें। तो ये घर में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे जब भी सर में दर्द होता है तो मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ। अब घर में हो अगर चीज़, तो आपको पता होता है कि भई आप फ़ौरन चेक कर लें और आप फ़ौरन से कुछ ना कुछ अपनी डाइट वगैरह में चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें 94-66 मेरा इतना ही रहता है, मेरा बीपी कम ही रहता है, तो ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है। मेरा 10 पे अगर चला जाए, 70 पे चला जाए, तो मुझे उसमें सर दर्द होने लग जाता है। उसके बाद ये है जी ईज़ी ग्लूको। ये है जी आपकी शुगर को चेक करने वाली मशीन, जो कि आप ब्लड से लेते हैं। ठीक है, आप फास्टिंग में भी कर सकते हैं, आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ इसकी रीडिंग होती हैं, आप देख लीजिएगा कि कितनी नॉर्मल होती है। वैसे नॉर्मल होती है 120 के रेंज में अगर रहे ना, तो ये आपकी नॉर्मल है। 120 से अबव अगर हो जाए तो वो फिर नॉर्मल नहीं है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। शुरू-शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है, मुझे भी समझने में थोड़ी मुश्किल लगी थी, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि हो गया। अच्छा, ये इसके साथ स्ट्रिप्स आती हैं जिसके ऊपर आपने अपने ब्लड का ड्रॉप जो है वो गिराना होता है। इस तरह इसको इंसर्ट करेंगे, ऑन करेंगे। अच्छा, ये ऑन नहीं हो रही थी। हुआ ये कि मैंने इसको ना बंद करके रखा था। मैं भी बड़ी सयानी हूँ, मैंने इसकी बैटरी जो है ना निकाल के रखी थी, क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर अगर बैटरी ज़्यादा देर तक पड़ी रहे और आप वो चीज़ यूज़ ना कर रहे हो ना, तो बैटरी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको फिर निकाल के रखा हुआ था कि जब मुझे ज़रूरत हुआ करेगी मैं इसकी बैटरी डाल लूँगी। ये कौन सा कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। तो ख़ैर, इसमें इस तरह के सेल डलते हैं और ये हमने मेडिकल स्टोर से ही लिए थे। इसकी प्राइस भी तकरीबन ये 2,500 की भी मिल जाती है, 2,800 की भी मिल जाती है, 3,000 की भी मिल जाती है। कोशिश करें कि किसी अच्छी कंपनी की लें। अच्छा जी, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो ब्लड सैंपल लेने वाला है, ये बिलीविया कंपनी का ही है। अच्छा जी, तो इसके साथ मिलती हैं आपको सुइयाँ काफ़ी ज़्यादा। वो जो ब्लू आपको नज़र आ रही हैं, वो इसके अंदर इंसर्ट करनी होती है। तरीका इसमें आपने इंस्ट्रक्शन सारी फ़ॉलो कर लेनी है और इस तरह आप ब्लड लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरी रीडिंग नहीं आई क्योंकि एरर आ रहा था। मैंने फिर चेक किया तो एरर ये था कि मैंने ऑन नहीं किया हुआ था। इसको ऑन करके फिर आपने इंसर्ट करना है ये स्ट्रिप और फिर आपने सैंपल लेना है। तो मुझे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने यूज़ की थी, उसके बाद ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी, तो फिर मैंने इसका इंस्ट्रक्शन देखकर तो फिर कर ली थी और उससे फिर आपकी सही रीडिंग आ जाती है। अब ये वाला मेरा ज़ाया हो गया था। उसके बाद खैर अल्कोहल पैड जो हैं, ये अल्कोहल पैड होते हैं, ये भी इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। अब आपने ब्लड लिया है तो उसको साफ़ करने के लिए आपने और उसको रोकने के लिए ये अल्कोहल पैड से आप उसको साफ़ कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी घर में होनी चाहिए। मैंने इसके अंदर ही रखी हुई हैं। आप 4-5 मंगवा के रखें, जब ख़त्म हो जाए तो फिर ले लें। और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिप्स होती हैं और काफ़ी ज़्यादा ही इसमें पिन्स होती हैं। अब मैं ये दोबारा लेने लगी हूँ। मैंने इसको ऑन किया, इंस्ट्रक्शंस पढ़ के, वो बुक आपको खुली होगी, नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर मैंने सैंपल लेकर दोबारा से नई स्ट्रिप लगाई। अच्छा, जब भी किसी गैर ने यूज़ करना है तो आपने पिन हमेशा चेंज करनी। अपने लिए आप एक पिन 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी और का करना है तो नई पिन लेनी है आपने हमेशा। और ये अभी मैंने नाश्ता किया हुआ है तो मेरी 121 आई है। मैं नाश्ते के थोड़ी देर बाद ही मैंने ये क्लिप जो है वो रिकॉर्ड किया था। मैंने भी ये किया, मैंने फ़ौरन से ना, मेरे पास ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन थी लेकिन शुगर चेक करने वाली मशीन नहीं थी। मैंने फ़ौरन मंगवाई। ये तकरीबन 2,500 से 3,000, 4,000, 5,000 की रेंज में आ जाती है। हर घर में ये मौजूद होनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर वाली जो मशीन होती है, ये भी तकरीबन 3,000, 3,500, 4-5,000 तक आपको ईज़िली मिल जाएगी। और इसका जो रीडिंग होती है वो आलमोस्ट एक्यूरेट होती है। 0.5 कम या ज़्यादा आ सकती है, ये वो कहते हैं। एनीवेज,
मैंने वो मशीन मंगवाई, मैंने अपना टेस्ट किया। खाना खाने के ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद मेरी शुगर लेवल तकरीबन होना चाहिए था लाइक 120 150 होनी चाहिए थी। और अगर मुझे जैसे रिपोर्ट्स में आया था कि मैं डायबिटिक हूँ, तो उसमें हो सकता था कि थोड़ी ज़्यादा भी हो, लेकिन मेरी शुगर लेवल था 95, जो कि बिलो लाइक एवरेज से जो जिसे कहते हैं कि एवरेज से कम थी। तो मुझे लग गया पता, मुझे लगा कि मेरी रिपोर्ट्स लगता है गलत आई हैं। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ प्लीज़ खाएं ताकि आप में एनर्जी आए, और या कोई चॉकलेट खा लें मंगवा के बाहर से, कुछ मीठा खा लें ताकि आप जो फील कर रही हैं, टांगों में जान नहीं है, आप गिर रही हैं और आपको चक्कर आ रहे हैं, वो थोड़े ठीक हों। खैर मैंने चॉकलेट एक मंगवाई, मैंने खा ली और मैंने उसके बाद अच्छा फील किया, क्योंकि मैं इतने दिनों से बिल्कुल ज़ीरो शुगर पे आ गई थी। इस वजह से मेरी बॉडी जो है ना वो उसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। एनीवेज उसके बाद मैंने फिर फ़ौरन नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बगैर ब्रेकफास्ट वगैरह के गई कि मैंने अब अपनी शुगर चेक करवानी है। खैर जब हम ब्लड से शुगर लेते हैं तो उसके लिए आपको फास्टिंग में नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप फास्टिंग करें। खैर मैं गई और मैंने अपना टेस्ट करवाया, और टेस्ट में जी नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट मिल रही थी, और उसमें आया कि मैं प्री डायबिटिक हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है या हो नहीं सकती, हो सकती है। मेरा थोड़ा सा ग्राफ जैसे 1-2 पॉइंट मेरे ऊपर आए कि अभी मैं नॉर्मल रेंज में चल रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं है, या ऐसा नहीं है कि मुझे हो गई है शुगर। मैं नॉर्मल रेंज में ठहरी हुई हूँ। ठीक है, खैर उतना भी नहीं होना चाहिए, और आपको बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो खैर मैंने फिर ये सोचा कि मैं अब अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करूँगी, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाऊँगी, और मैं अपनी डाइट को थोड़ा कंट्रोल करूँगी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ज़रा बता दूँ कि मैं रूटीन में मेरी डाइट क्या है। तो देखें, सबसे पहले मैं मीठा नहीं खाती। मेरा बहुत दिल करता है, जब से इज़ा एंड ज़ावियार की जब प्रेगनेंसी थी तो उसमें मेरा दिल करता था कि मैं कुछ मीठी मीठी चीज़ें खाऊं। ठीक है, तब से हालांकि उससे पहले मुझे मीठा नहीं पसंद होता था, तो उसके बाद मुझे मीठे की क्रेविंग्स होना शुरू हो गई और मुझे मीठा पसंद होना शुरू हो गया। मीठा खाने की वजह से अब मुझे रूटीन में ऐसा होता है कि मेरा दिल करता है कि लंच डिनर के बाद ना कुछ मीठा हो। ठीक है, तो मैं मीठा लेती हूँ, और नहीं सॉरी, मेरा दिल करता है लेकिन मैं नहीं लेती। ठीक है, कभी कभी है। और मैं अपने आप को ना हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि मेरा वेट ज़्यादा है ऑलरेडी। मैं पहले यही सोचती थी कि मेरा वेट ज़्यादा है, इसलिए मुझे मीठा अवॉइड करना चाहिए। हमारे घर में लस्सी नहीं बनती, क्योंकि लस्सी में 4 से 5 चम्मच मीठा डले तो लस्सी का पता चलता है। अदरवाइज़ आप अगर सादा दही खा लें तो वो 1-1.5 चम्मच से भी आपका गुजारा हो जाता है, लेकिन लस्सी जब तक अच्छी मीठी ना हो मज़ा नहीं आता। उसके बाद हमारे घर मिल्क शेक्स नहीं बनते, बच्चों के लिए कभी बन जाए, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं पीते। हम लोग मीठे पानी नहीं पीते, जैसे स्क्वॉश होता है, या फिर जामे शीरी होता है, या फिर टैंग वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं पीते, हम अवॉइड करते हैं। इसके अलावा जैसे मेरी कोशिश ये होती है कि नाश्ते में मैं एक स्लाइस ब्रेड लूँ, चाहे मैं वाइट लूँ चाहे मैं ब्राउन लूँ, और कभी कभी मैं ऑन एंड ऑफ, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में भी अक्सर मैं ब्राउन ब्रेड भी लेती हूँ बीच में, कि चलें वाइट को अवॉइड करते हैं। खैर एक मैंने स्लाइस लेना होता है, अंडा मैं 1 ले लेती हूँ या 2 लेती हूँ। जिस दिन मैंने ज़्यादा काम करना हो फिर मैं 2 अंडे खा लेती हूँ, स्लाइस मैं 1 रहने देती हूँ, या बहुत कम है कि मैं 2 स्लाइसेस लूँ। तो दोपहर में मैंने 1 रोटी खानी होती है, 1 रोटी से मैं बहुत कम ऐसा है कि कभी एक्स्ट्रा खा लूँ। चावल जिस दिन बने तो मुझे लगता है कि चावल मैं ज़्यादा खाती हूँ, मुझे क्योंकि चावल बहुत पसंद है, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे पुलाव हो, चाहे बिरयानी हो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं मीडियम प्लेट खा सकती हूँ चावलों की। मैं बड़ी जो प्लेट होती है ना वो भर कर मैं नहीं खा सकती, वो मैंने कभी भी नहीं खाई। लाइक मैं और मेरे हस्बैंड हम पूरी प्लेट भर लें तो वो हम दोनों खा सकते हैं। हम लोगों ने कभी भी, ना उन्होंने ना मैंने कभी भी, हमने बड़ी प्लेट जो राइस प्लेट होती है ना उसको भर कर खाया। खैर इस तरह मेरी डाइट है। और जैसे मैंने बताया, कभी कभी चाय में मैं चीनी लेती हूँ, कभी नहीं लेती, ये सोच के कि यार नहीं कल खाई थी चीनी, कल ली थी चाय में चीनी, आज नहीं खाती, या सुबह ली थी शाम में नहीं लेती, इस तरह करके। और एक और बात, मुझे बेकरी बहुत पसंद है। बेकरी दुश्मन है, जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ है, उनके लिए वो उसका दुश्मन है। ठीक है, क्योंकि उसमें वाइट फ्लोर होता है और इसके अलावा उसमें शुगर भी ऐड होती है, तो वो दोनों ही आपके लिए ख़तरनाक है। हमें जब से मेरी शादी हुई है और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि बेकरी बहुत डेंजरस चीज़ है, इसको हमें नहीं खाना चाहिए, तो
मैं ऐसी बंदी थी, मैं चाय पीने वाली बंदी हूँ, आई एम अ टी लवर। और चाय के साथ आपको पता है जब तक बिस्किट डिबो के ना खाएं मज़ा नहीं आता। और हम जैसे लोग जो चाय के शौकीन होते हैं उनको साथ में बिस्किट, कोई केक रस, कोई बाकर खानी, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है। तो मैं भी ऐसी थी, मेरी फैमिली में बहुत शौक से बेकरी आइटम्स खाई जाती थी। तो जब मैं ससुराल में आई, मेरे ससुराल में ना लोग डाइट कॉन्शियस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो तब मैंने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा और मैंने फिर खुद भी कोशिश की कि मैं बेकरी आइटम्स कम से कम खाऊं। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं चाय के साथ शाम में बिस्किट खाऊं, लेकिन मैं नहीं खाती। अक्सर मैं ग्रोसरी करने जाऊं, मेरे हस्बैंड भी अब मुझे कह रहे थे आपको पसंद है चले अपने लिए बिस्किट्स ले लें। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं पहले इतनी मोटी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बिस्किट खाने चाहिए। तो ये एक लग्जरी है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ये कोई नीड नहीं है हमारी, ठीक है। तो नीड तो बेसिक खाना है ना, वो तो हमारी नीड है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। हाँ, ये लग्जरी आइटम्स हैं, इनको मैं छोड़ सकती हूँ, ये बॉडी के लिए इतने ज़रूरी नहीं है। तो ये मेरा लाइफस्टाइल है। मैं हमेशा नाप तोल करती हूँ कि मैंने सुबह क्या खाया था, मैंने अगर पराठा खा लिया तो मैं दोपहर का खाना स्किप कर दूँ या थोड़ा कम खा लूँ। हर वक्त मेरे दिमाग में ना ये चलता रहता है बिकॉज ऑफ माई वेट। क्योंकि मैं अपने वेट से ज़्यादा, जितना मेरा एवरेज वेट होना चाहिए उससे मेरा वेट ज़्यादा है। सो ये मेरी रूटीन थी मेरी रिपोर्ट से पहले। उसके बाद आप में से बहुत से लोगों ने कहा आपी आपका वेट कम लग रहा है, आप स्लिम लग रही हैं। कल की वीडियो में तो बहुत लोगों ने मुझे कहा, मेरी एक दो फ्रेंड्स ने मुझे बल्कि मैसेज करके भी कहा कि आप कुछ कर रही हैं, आप डाइट कर रही हैं, आप स्मार्ट लग रही हैं। ऐसा है क्योंकि मैं डाइट कंट्रोल कर रही हूँ। मुझे 1 महीना हो गया है, मैंने लाइक फास्ट फूड नहीं खाया। और मैंने, जबकि मेरे जब हस्बैंड होते हैं ना वो भी मुझे बहुत स्पॉइल करते हैं, वो मुझे कहते हैं अच्छा चले खा लें, अच्छा खा लें, आपको ये चीज़ पसंद है। उनको पता है मेरी एक ही हैप्पीनेस है, मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी होती, मुझे बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता, मुझे होता है अच्छा खाना खा लें। तो आई एम अ फूडी, तो उनको पता है और वो ये कहते हैं कि अच्छा चले खा ले, आपको ये चीज़ पसंद है, चले मंगवा लेते हैं, या ऐसे यहाँ चले जाते हैं। तो अब वो भी नहीं है तो मेरे लिए डाइट करना आसान हुआ है। वो होते हैं तो वो भी फूडी हैं, वो कहते हैं चले चलते हैं। लेकिन ये है कि अभी मैंने 1 महीने से बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है। पिज़्ज़ाज, बर्गर्स ना मैं घर में बना रही हूँ, ना मैं बाहर खाने जा रही हूँ। और हाँ, 1-2 दफ़ा बीच में मैंने बनाया है और मैंने शायद बच्चों को 1 दफ़ा बाहर भी लेके गई थी। लेकिन खुद मैं वैसे भी मुझसे 1 स्लाइस से ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं खाया जाता। बहुत भूख हो तो मैं 2 स्लाइसेस खा लेती हूँ, अदरवाइज़ 1 स्लाइस मेरे लिए मोर देन सफिशेंट होता है। तो मैं वो भी नहीं खा रही, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी रही। मैंने काफ़ी हद तक डाइट कंट्रोल की है। मैंने कोशिश की है कि मैं लाइक मैदे से बचूं, वीट की तरफ ज़्यादा आऊँ, थोड़ा पोषण भी अपना कम किया है और ये सब चीज़ें मैंने कम की हैं। कहने का मकसद ये है कि यस, मैंने डाइट की है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा जो पोर्शन है खाने का वो थोड़ा कम करूँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बीमारियों पे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखें, हम में से बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है, हमारे सर में अक्सर दर्द रहता है, हम लोग बहुत लो फील करते हैं, उठने की हिम्मत नहीं होती, सुस्ती महसूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा घुटनों में दर्द, कमर में दर्द हर लेडी का मसला है। इसके अलावा ये जो पाँव की स्वेलिंग है या पाँव में ये टिकलिंग फील होना, ये भी हर मसला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जो इंसान है ना, हम जंगलों में रहने के लिए पैदा हुए थे, हम काम करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ हम लोगों ने मशीन्स पे हम लोग रिलाई करने लग गए और हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी अपनी छोड़ दी। अब हम लोगों ने अपने कामों को भी आसान कर लिया, लाइक हर चीज़ मशीन से हो रही है, कपड़े भी मशीन में धुल रहे हैं, हर चीज़ काम हमारा लेस हो गया ना एक्टिविटी। और उसके साथ साथ हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी भी करना बंद कर दी। अब हम सिर्फ खा रहे हैं, हम खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अब जब हमारी बॉडी जो है वो इस तरह हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह काम करता है कि आपने फूड आपके पेट में गया, उसके बाद वो ब्लड में जाता है, ठीक है, और आपको एनर्जी मिलती है। जितने भी फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके ब्लड में जाके आपको लगते हैं, ठीक है। अब आपकी ब्रेन जो है वो ये सोचता है कि इस बॉडी को ज़रूरत नहीं है आयरन की, क्योंकि इसकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये इतना काम ही नहीं कर रहा। तो इस वजह से बॉडी जो है उसमें से आयरन निकाल देती है, न्यूट्रिएंट्स निकाल देती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये बॉडी इतनी एक्सर्शन वाला काम ही नहीं कर रही, ठीक है, तो वो ज़ाया कर देती है।
उसकी बजाय जो मजदूर लोग होते हैं, जो फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं, या जो भी जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, वो थोड़ा भी खाएंगे तो उनकी बॉडी को लगेगा, क्योंकि उनकी बॉडी को लगेगा, उनके ब्रेन को लगेगा कि इस बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। हम अगर जिम करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी को लगेगा कि इसको फूड के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, इसलिए वो आपकी बॉडी को लगाना शुरू कर देगा। अगर आप वही खाना सेम खाएंगे लेकिन आप कोई काम नहीं करेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी वो सब कुछ ज़ाया कर देगी। अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिकली फिट रहें तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप में से बहुत से लोगों को ये लग रहा होता है कि हम अच्छा खा रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों हम सुस्त रहते हैं, या हमारे जिस्म में दर्दें रहती हैं, या हम थोड़ा सा काम कर लें सांस चढ़ जाता है, खड़े हों ऊपर सीढ़ियाँ चढ़े तो सांस चढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को आपने ट्रेन वैसा कर दिया है। अब आपने क्या करना है, देखें, अगर आप खाना वही खाएं, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर दें, तो आपका ये जो सांस फूलने वाला है, सर दर्द होने वाला, शुरू में जब आपका सर दर्द होता है, इसीलिए क्योंकि स्टेमिना नहीं है ना, लेटे रहना, बैठे रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, तो इसलिए आप थोड़ा सा भी कुछ कर लेते हैं, सर में दर्द शुरू हो जाता है, आपकी टांगें दुखना शुरू हो जाती हैं, आपका सांस फूलने लग जाता है, तो ये सारे आपके साथ मसले चलते हैं। अगर आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेमिना बिल्ड होगा। देखिए, स्टेमिना कोई भी इंसान एक ही दिन में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, या एटलीस्ट 2 किलोमीटर, या इवन 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकता, ठीक है। एक ही दिन में ओवर द नाइट कुछ नहीं होता ना। आहिस्ता आहिस्ता स्टेमिना, जितने भी ये जो मैराथन करते हैं, जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक ही दिन में नहीं ये प्रैक्टिस करते, उनको टाइम लगता है। तो जैसे ही आप थोड़ा बहुत टाइम लेंगे, आप पहले आज 10 कदम चलें, कल 20 कदम चलें, या 15 कदम चलें, 5-5 कदम कर करके बढ़ाएंगे, तो आपका स्टेमिना जो है वो डेवलप होगा। कोशिश करें फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में लेके आएँ। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरे सर में जब भी दर्द होता था, अभी पिछले कुछ ईयर्स में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर में अब कम दर्द होता है, लेकिन जब कभी सर में दर्द होता है तो मेरे हस्बैंड मुझे मेडिसिन नहीं देते। वो ये नहीं कहते पैनाडोल खा लें या डिस्प्रिन खा लें, वो ये कहते हैं गुल उठें और ना 10 उठक बैठक लगा लें। और शुरू में मुझे गुस्सा आ जाता था, ये कैसे हस्बैंड है, मेरे सर में दर्द हो रही है और ये कह रही है एक्सरसाइज करें। और आप यकीन करें, इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे कहने पे करके देखें। आप में से अभी वीडियो देखते देखते किसी के भी सर में अगर दर्द है तो आप यकीन करें कि 10 उठक बैठक मेरी अभी बात मेरी वीडियो देखते देखते या सुनते सुनते आप अगर लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि 2-3 मिनट बाद आपके सर का दर्द गायब हो जाएगा। और ऐसा होता है क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ये काम, और ये हमेशा मुझ पर काम करता है। मेरे सर में जब भी दर्द होता है वो मुझे कहते हैं, और अब तो मैं खुद भी ये सोचती हूँ कि मुझे उठक बैठक लगा लेनी चाहिए। पहले मेरे लिए 10 लगानी बहुत मुश्किल हो जाती थी, 8 पे ही 7 पे ही मेरी बस हो जाती थी। अब मैं एक टाइम पर 20-25 आसानी से लगा लेती हूँ। स्टेमिना डेवलप हो गया ना, और मुझे फ़ायदा भी होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके बॉडी को ट्रेन करें और आप देखेंगे कि आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में लाजमी, आप वॉक स्टार्ट कर लें, ट्रेडमिल घर में पड़ी है वो कर लें, नहीं कुछ पड़ा हुआ वैसे ही खड़े खड़े जंपिंग करना शुरू कर दें। दिन में पहले 20 से शुरू करें, फिर 25, फिर 30, ठीक है। जंपिंग जैक्स होते हैं जिसमें आप हाथों को भी हिलाते हैं, टांगों को भी हिलाते हैं, वो करना शुरू कर दें। आप उठक बैठक लगाना शुरू कर दें। यकीन करें कि आपकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी गुड डाइट, कुछ भी। आप बस फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि आप अच्छा फील करेंगे। इन चीज़ों से क्या होगा, सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, बेवजह जो सर का दर्द रहता है। इसके अलावा स्टेमिना, सांस फूल जाना, सांस चढ़ जाना, या खड़े हो रहे हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, ये जो है ये आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, क्योंकि जो बॉडी काम नहीं करती, बॉडी उसका आयरन वेस्ट कर देती है। तो ये आप जब एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करेंगे, तो आपकी बॉडी आपका जो आयरन आप इनटेक करेंगे उसको अब्जॉर्ब करेगी और उसको काम में लेके आएगी। कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें करें ताकि आपकी बॉडी को ये लगे भी, ठीक है। अपनी नींद अच्छी रखें, अपनी डाइट अच्छी रखने की कोशिश करें। देखें, डॉक्टर्स को पैसे देने के बजाय, दवाइयों पे पैसे लगाने के बजाय, आने जाने के किरायों पे पैसे लगाने के बजाय आप फिजिकल एक्टिविटी कर लें, आप अच्छी डाइट ले लें, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप दिनों में इम्प्रूव करेंगे और आपको फील होगा कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है। और ये सुस्ती भी सारी गायब हो जाएगी। और ये सोचने की बात होती है, आप में से अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप कैसे इतनी एनर्जेटिक रह लेती हैं, या आप कैसे इतना ज़्यादा काम कर लेती हैं। अब हुसैन भाई यहाँ पे नहीं है, ऊपर नीचे पोर्शंस का काम मैं करती हूँ, सारे घर को मैंने संभाला हुआ है, बच्चों को भी संभाल रही हूँ। क्यों, कैसे? सबसे पहले साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट,
कि मैंने करना है काम और किसी ने नहीं करना है, ये मेरा घर है, कोई भी बाहर से आके काम नहीं करेगा, मेरे बच्चे हैं, मैंने संभालना है, खाना भी मैंने पकाना है, मैं उठूंगी तो मैंने करना है। सबसे पहले खुद को ये समझाना होता है कि भाई आपकी ड्यूटी है, टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है, आप करेंगी तो ये काम होने वरना नहीं होने। जब आप दिल को ये समझा लेंगी, दिमाग को ये समझा लेंगी, खुद ही आप उठेंगी, हिम्मत करेंगी, जब करना शुरू करेंगी तो फिर थोड़े थोड़ा करके सारे काम हो जाएंगे। एक बात। दूसरी ये बात, जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप ये सब चीज़ें अगर 4 घंटों में करेंगी तो आप, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो 2 घंटों में कर लेंगी। वो तभी अच्छी होगी जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगी। हम ये लेडीज सोचती है घर के काम कर लिए, अब हमें हिम्मत नहीं है, ये गलत कंसेप्शन है। मैं भी यही सोचती रहती थी हमेशा, लेकिन अब मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कोई एक्सरसाइज, कोई सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना, बच्चों को नहीं कोई काम कहती, खुद कहती हूँ कि अच्छा चले मैं नीचे जाती हूँ, अच्छा मैं ऊपर जाती हूँ। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। देखिए आई एम 34 नाउ, और 34 की एज में अगर हम अपने आप को अच्छा नहीं रखेंगे, अब हम अपने डाइट अच्छी नहीं देखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो उससे बहुत से प्रॉब्लम जनरेट होंगे। जैसे हेल्थ तो डाउन होगी, स्टेमिना कम होगा, बाल रूखे सूखे हो जाएंगे, क्योंकि जब आप अच्छी डाइट नहीं लेते, जब आप अंदर से हेल्दी नहीं हैं, तो बाहर की जो चीज़ें हैं ना आपकी, वो भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेंगी। ना आपकी स्किन अच्छी होगी, ना आपके बाल अच्छे होंगे, अंदर से तो आप ख़राब हो ही रहे हैं। ठीक है, सो इन चीज़ों पे ध्यान दें। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट में मैं बात कह रही हूँ, कि जब भी आपको लगे कि आप अंदर से बीमार हैं या आपको कोई मसला है, तो ये ना सोचे कल डॉक्टर के पास जाऊंगी, पैसे नहीं हैं, जब पैसे आ जाएंगे फिर डॉक्टर के पास जाऊंगी, टेस्ट के पैसे नहीं हैं, इतने महंगे टेस्ट डॉक्टर लिख देंगे तो कैसे करवाऊंगी, या नहीं करवाती, डॉक्टर ही कोई दवाई दे दे, कोई पेन किलर ही खा लेती हूँ। नहीं, अपने पे खर्च करने की कोशिश किया करें, क्योंकि आप अगर ठीक होंगी तो पूरा घर चलेगा। आप अगर बीमार हो जाएंगी तो यकीन करें कोई बाहर से आके काम नहीं करता, कोई बच्चों को नहीं संभालता, कोई आपके खावन के काम नहीं करेगा सिवाय आपके। तो कोशिश ये करें, जैसे हम बच्चों पे पैसे खर्च करने के होते हैं ना, 2 मिनट सोचते भी नहीं है कि अच्छा बच्चों को कोई चीज़ चाहिए तो ला देते हैं, खुद के लिए भी एटलीस्ट अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करें, ताकि आप तंदुरुस्त होंगी तो पूरा घर संभल पाएगा। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह ताला इसका एक पार्ट 2 मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको अपना डाइट प्लान बताऊंगी, एक्सरसाइज बताऊंगी, और अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपना डिनर इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूंगी 1-2 दिन में। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।